वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 31 मार्च और 31 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं रिवीजन। विश्व पियानो दिवस प्रतिवर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? तो 29 मार्च को। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का परीक्षण किन दो शहरों के बीच के मार्ग पर किया गया? तो जिंद और सोनीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है। भारत के पहले पोर्ट ऑफ द रिफ्यूज पहल के तहत महाराष्ट्र का दिघी बंदरगाह मुख्य रूप से किस समुद्री मार्ग के जहाज़ों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगा? तो इसका आंसर है अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर वाला। जितने भी वहाँ से जहाज़ें आएंगी उनको जो है ये आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है। PLFS 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षित व्यक्तियों 15 वर्ष और उससे अधिक की बेरोजगारी दर 2024 के 7.0% से घटकर 2025 में कितनी हो गई है? तो 6.5%। भारतीय वायुसेना के MiG-29 UPG बेड़े में शामिल की जा रही आश्रम मिसाइल किस प्रकार की मारक क्षमता रखती है? तो इसका आंसर है लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली यह एक मिसाइल है। जापान की नई हाई स्पीड मालगाड़ी शिकानसेन E3 सीरीज की अधिकतम भार वाहन क्षमता कितनी है? तो 17.4 टन। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल स्थिति पर खेलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड या स्ट्राइकर। ठीक है। भारतीय पत्रकारिता में निडर रिपोर्टिंग को सम्मानित करने वाले रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किस संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर है द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। IUCN की रेड लिस्ट में स्टेपी ईगल की वर्तमान संरक्षण स्थिति क्या है? तो लुप्त प्राय है। हाल ही में समाचारों में रहे रखाइन कीलबैग और काचिन हिल्स बैग वन्य जीवों के किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप। ठीक है। हाल ही में कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति निक्टीबैक्ट्राकस काली की सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? तो इसकी आवाज़ जंगल में लकड़ी काटने जैसी सुनाई देती है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का प्रबंधन आमतौर पर प्रत्येक जिले में किसके द्वारा किया जाता है? तो उस जिले का अग्रणी बैंक। ठीक है। सिगेलोसिस संक्रमण मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये जो है आंतों को प्रभावित करता है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1949 में इस दिन किन 4 प्रमुख रियासतों का विलय संयुक्त राजस्थान में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जो है ये चारों जो है राजस्थान में मिले थे। ठीक है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 7 चरणों के एकीकरण के बाद सामने आया है। ठीक है। 30 मार्च 1949 को बड़े राज्यों के विलय के साथ ही राज्य का मुख्य ढांचा तैयार हो गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह थार रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला और किलों व महलों की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो इस दिन राज्य की लोक कला, संगीत, नृत्य जैसे घूमर और कालबेलिया और पारंपरिक पकवानों का प्रदर्शन कर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। विलय के पश्चात जयपुर को राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जन विश्वास विधेयक के तहत वस्त्र समिति अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार पहली बार उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाएगा? तो इसका आंसर है केवल चेतावनी दी जाएगी पहली बार। ठीक है। पहली बार केवल चेतावनी दी जाएगी। वस्त्र क्षेत्र यानी टेक्सटाइल्स में पहले मानकों के उल्लंघन पर 1 वर्ष की जेल हो सकती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। बार बार गलती करने पर अब 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है। हथकरघा क्षेत्र जिसे हैंडलूम भी कहा जाता है, तो सूचना न देने या गलत आंकड़े देने पर 3 महीने की जेल का प्रावधान था, जिसे अब
10,000 से 25,000 के जुर्माने में बदल दिया गया है। कृषि निर्यात, कृषि उत्पादों के अनुपालन में कमी या अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर अब कारावास नहीं होगा, इसके बजाय माल के मूल्य का दोगुना या आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो छोटे निर्यातकों और उद्यमियों के मन से आपराधिक मुकदमों का डर खत्म करना और व्यापारिक बाधाओं को दूर करना है। संतुलन क्या है? तो जेल की सजा खत्म करने के साथ साथ मौद्रिक दंड को बढ़ाया गया है ताकि नियामक अनुशासन बना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए अभिभावक सहायता निगरानी विधेयक 2026 के तहत माता पिता की उपेक्षा करने पर कर्मचारियों के वेतन से अधिकतम कितनी राशि काटकर सीधे माता पिता को हस्तांतरित की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन का 15% या 10,000, जो भी पूर्ण होगा, जो भी कंप्लीट होगा उसे इन्हें काटकर दिया जाएगा। ठीक है, यह कानून केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे MLAs, पार्षदों आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, बुजुर्ग माता पिता को वित्तीय सहायता देना अब एक कानूनी अनिवार्यता है। लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी सीधे वेतन से कटौती कर सकते हैं। ठीक है, यह विधेयक केंद्र सरकार के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के दायरे को बढ़ाता है और इसे अधिक प्रभावी बनाता है। इस कानून का उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति बढ़ती असुरक्षा को कम करना और परिवारों के भीतर जिम्मेदारी के प्रभाव को कानूनी रूप से मजबूत करना है। इस विधेयक को तेलंगाना विधानसभा के सभी राजनीतिक दलों जैसे BRS, कांग्रेस, भाजपा, CPI का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। यहाँ पर किसी भी पार्टी द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात नारेल के दौरान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आकाश के लाल होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या था? तो इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण था लोहे से भरपूर लाल मिट्टी के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। चक्रवात की तेज हवाओं ने इस लाल धूल को वायुमंडल में बहुत ऊपर उठा दिया। इन कणों ने नीले प्रकाश को बिखेर दिया और केवल लाल रंग तरंग दायरे को ही गुजरने दिया। ठीक है, जिससे आसमान लाल दिखाई देने लगा। ठीक है, और चक्रवात नारेल एक श्रेणी 4 का अत्यंत तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसमें हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक दर्ज की गई है। ठीक है, शार्क बे, डेनहम और एक्स साउथ जैसे तटीय क्षेत्रों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी और दिन में ही अंधेरे छा गए थे। यह घटना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में हुई, जहां ढीली मिट्टी, तेज हवाएं इस तरह के धूल भरे तूफानों के लिए आदर्श स्थितियां पैदा करती है। ऐसी घटनाएं गंभीर मौसम परिवर्तन और मरुस्थलीकरण की चुनौतियों की ओर इशारा करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एयरलाइंस ने प्योंगयान उत्तर कोरिया और बीजिंग चीन के बीच 6 साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर चाइना ने। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर कोरिया ने 2020 में दुनिया की सबसे सख्त सीमा पाबंदी लागू की थी, जिसके कारण यह हवाई मार्ग पूरी तरह बंद हो गया था। उड़ानें बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्योंगयान के सुनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच संचालित हो रही है। चीन उत्तर कोरिया का प्राथमिक आर्थिक समर्थक है। इन उड़ानों से व्यापारिक यात्राओं और आधिकारिक राजनयिक आदान प्रदान में तेजी आएगी। हालांकि उड़ानें शुरू हो गई हैं, लेकिन प्योंगयान अभी भी पर्यटक वीजा देने में बहुत सतर्क है। फिलहाल केवल विशेष उद्देश्यों या आधिकारिक कार्यों के लिए ही यात्रा की अनुमति है। ओके, एयर कोरियो उत्तर कोरिया की अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन है।
जो एयर चाइना के साथ मिलकर इस मार्ग पर भविष्य में सेवाओं का विस्तार कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितने से कम का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 70 से कम का लक्ष्य रखा गया है। मातृ मृत्यु दर का अर्थ है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था या प्रसव संबंधी कारणों से होने वाली मौतों की संख्या है। ठीक है, भारत में 1990 में यह दर 508 थी, जो 2023 तक घटकर 116 रह गई है। हालांकि 2015 के बाद से इस गिरावट की रफ्तार धीमी हुई है। ठीक है, अधिकांश मौतें रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप और संक्रमण जैसे कारणों से होती है, जिन्हें समय पर इलाज देकर रोका जा सकता है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य पहले ही वैश्विक लक्ष्यों के करीब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में अभी भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ उन देशों में शामिल है जहां मातृ मृत्यु का बोझ सबसे अधिक है, जिसका एक मुख्य कारण विशाल जनसंख्या भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की नवनियुक्त स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता ने भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान से अपनी नर्सिंग की शिक्षा पूरी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली से। यह पहली बार है जब नर्सिंग पृष्ठभूमि से आने वाले किसी पेशेवर को नेपाल में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यह स्वास्थ्य प्रणालियों में क्लिनिकल विशेषज्ञता को राजनीतिक नेतृत्व के साथ जोड़ने का एक दुर्लभ उदाहरण है। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील नरेन जी। ठीक है, सुनील नरेन ने 190 मैच खेलकर किरेन पोलार्ड जो कि 189 मैच खेले हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह अब आईपीएल इतिहास के सबसे सफल विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और 2012 में एक स्पिनर के रूप में करियर शुरू करने वाले नरेन अब एक विस्फोटक ओपनर भी बन चुके हैं। उनके नाम 192 विकेट और 1780 से अधिक रन दर्ज हैं। ठीक है, शीर्ष विदेशी खिलाड़ी कौन हैं जो भारत में काफ़ी मैचें खेल चुके हैं? ठीक है, तो नरेन के बाद सूची में किरेन पोलार्ड हैं। ठीक है, एबी डिविलियर्स हैं और डेविड वार्नर हैं और ड्वेन ब्रावो हैं। ठीक है, ये जो 4 लोग हैं ये शीर्ष पर हैं सुनील नरेन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी। शीतल देवी जन्म से ही फोकोमेलिया नामक स्थिति के कारण बिना हाथों के पैदा हुई थी। वे अपने पैरों, कंधों और जबड़ों का उपयोग करके तीर चलाती हैं। ठीक है, वह दक्षिण कोरिया ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली निहत्थी महिला तीरंदाज बनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कमांडर चेल्लूरू नारायण राव, जिन्हें सोमन्ना के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से किस प्रतिबंधित संगठन के विशिष्ट पदाधिकारी थे? इसका आंसर हो जाएगा सीपीआई माओइस्ट। सोमन्ना श्रीकाकुलम जिले के निवासी थे और राज्य सैन्य आयोग के सदस्य के रूप में संगठन की रणनीतियों और सैन्य ऑपरेशनों के प्रमुख रणनीतिकार थे। ठीक है, बाकी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगठनों की अध्यक्षता भारत किस अवधि के लिए संभाल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 से 2028 तक के लिए जो है इसकी अध्यक्षता संभाल रहा है। इंडियन ओशियन नेशनल सिंपोजियम हिंद महासागर के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक मंच है। इसकी शुरुआत 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी ताकि समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में भारत ने कोच्चि स्थित समुद्री युद्ध क्षेत्र में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समुद्री सभ्यता की मेजबानी की। कोच्चि के इस अभ्यास में फ्रांस, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित कई प्रमुख देशों ने भाग लिया,
जो इस क्षेत्र की साझा सुरक्षा चिंताओं को दर्शाती है। अभ्यास का मुख्य केंद्र समुद्री डकैती, नशीली दवाओं की तस्करी, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे खतरों से निपटना था। कोच्चि भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है और रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के बेहद करीब स्थित है। ठीक है। भारत का उद्देश्य सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन दृष्टिकोण के तहत एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पेमेंट्स विजन 2028 के तहत प्रस्तावित पास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है बैंक खाता पोर्टेबिलिटी और भुगतान आदेशों के स्थानांतरण को सरल बनाना। ठीक है। अभी बैंक बदलना कठिन है क्योंकि हमारे वेतन, ईएमआई और बिजली के बिल एक ही खाते से बंधे होते हैं। पास इन सभी अस्थायी निर्देशों को एक जगह केंद्रीकृत कर देगा। पास ग्राहकों को अपने सभी ऑटो डेबिट और भुगतान आदेशों को एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से स्विच करने की सुविधा देगी। इससे बैंकों के बीच बेहतर सेवा देने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ठीक है। विजन 2028 का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को तेज और सस्ता और पारदर्शी बनाना है। यह G20 के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। ठीक है। योजना में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल ई-रूपी के उपयोग और इसकी पहुंच को और अधिक विस्तार देने पर भी जोर दिया गया है। मार्च 2026 में जारी यह दस्तावेज केवल भुगतान की मात्रा बढ़ाने पर नहीं बल्कि इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करने पर केंद्रित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, अर्थ आवर का आयोजन वैश्विक स्तर पर किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। ऑलिव रिडले कछुओं की उस अनूठी घटना को क्या कहा जाता है जिसमें हजारों मादाएं एक साथ अंडे देने के लिए तट पर आती हैं? तो इसका आंसर है आरिब्डा। ठीक है। आरिब्डा जो है स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है आगमन। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।